Hello physios, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about physiotherapy management of spondylolisthesis. तो आज की इस वीडियो में स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट का जो वीडियो था उसमें हमने स्पॉन्डाइलोलिसिस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल पे की प्लेलिस्ट पे आके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस होता क्या एक्चुअली। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में कि हमारी जो पार्श्व इंटरआर्टिकुलर होता है वो क्या करता है, फॉरवर्ड स्लिपिंग हो जाता है। फॉरवर्ड स्लिपिंग देखने को मिलता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे आप फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रखी है हमारे वर्टिब्रास की। तो ये क्यों होता है? यदि कोई पेशेंट लाइक एथलीट्स पर्सन है या कोई जिमनास्टिक है, क्रिकेटर्स है, स्विमर्स है, तो मोस्ट कॉमन में देखने को मिलता है वेट लिफ्टर्स होते हैं जो बहुत वेट को लिफ्टिंग करते हैं एंड जो हैवी बैग कैरी करते हैं। इंक्रीज मतलब सडनली इंक्रीज हो जाए उनकी एक्टिविटीज़, तो इससे क्या होता है कि हमारी बोन है वो जो ग्रोथ बोन है वो थोड़ा सा स्पर्ट हो जाती है, स्पुर हो जाती है। तो या तो बार बार स्ट्रेस फ्रैक्चर हो रहा है, स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से, मैकेनिकल फोर्स की वजह से देखने को मिलता है कि हमारी जो डिस्क है वो फॉरवर्ड स्लिपिंग कर जाती है। तो इसमें फॉरवर्ड स्लिपिंग में क्या होता है प्रॉब्लम की पेशेंट को जो प्रॉब्लम होता है मोस्ट कॉमनली लंबर रीजन पे देखने को मिलता है कि उनकी जो कंप्लेंट रहती है कि लंबर रीजन L5 और S1 पे प्रॉब्लम देखने को मिलता है ना, हाइपर लॉर्डोसिस देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि स्लो एंटर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है हमारे वर्टिब्रा का, जनरली L5 और S1 पे। तो इसके कुछ हमारे क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, कुछ कॉज होते हैं, जैसे कि डिस्प्लास्टिक हो गया, मीन्स कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से। इस्थैमिक होते हैं, कुछ डिजनरेटिव होते हैं, कुछ हमारे ट्रॉमेटिक होते हैं, ट्रॉमा की वजह से, कुछ पैथोलॉजिकली होते हैं। तो ये बहुत सारे इसके कॉज होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है कि स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस होता है, मोस्टली जो पेशेंट होते हैं उन्हें देखने को मिलता है लॉर्डोसिस कंडीशन। लंबर लॉर्डोसिस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, पेन होता है पेशेंट को एंड अब मूवमेंट करने में, एक्टिविटी करने में पेशेंट को रिस्ट्रिक्शन आते हैं। तो आपके पास पेशेंट कंप्लेन लेके आएगा लॉर्डोसिस का और उसको पेन, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप एक्सरे इमेजिन करेंगे, एमआरआई देखेंगे, तो वहाँ पे आपको एक साइन होता है स्पाइन में हमारे स्कॉटिश डॉग। तो वहाँ पे जो स्कॉटिश डॉग होता है उसकी जो नेक है वो फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर हो जाती है। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे डिफेक्ट देखने को मिलता है, आपको एक पार्श डिफेक्ट देखने को मिलेगा जिसे हम बोलते हैं स्कॉटिश डॉग डिफेक्ट। ओके, तो ये हमारा एक एग्जामिनेशन होता है, इजीली आप एग्जामिन कर सकते हो एक्सरे में देख के। सो अब स्टार्ट करते हैं स्पॉन्डाइलिसिस का जो पीटी मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। एक्यूट केसेस में क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट गोल कंडीशन में क्या क्या गोल्स होंगे अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। एक्यूट केस में पेशेंट आपके पास आएगा तो इसका फर्स्ट गोल जो हमारा रहेगा रिड्यूस पेन, नेक्स्ट इज एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, थर्ड इज स्ट्रेंथनिंग स्पाइन, स्टेबलाइज एंड इम्प्रूव रेंज ऑफ मोशंस। तो एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन फर्स्ट है हमारा, मीन्स सबसे पहले पेशेंट को आप रेस्ट सजेस्ट करेंगे, पेशेंट को एडवाइस देंगे एंड पेशेंट को एजुकेट करेंगे। तो उसमें फर्स्ट आता है एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करना। वो बाय द हेल्प ऑफ द ब्रश हम लोग इमोबलाइज रखेंगे। पेशेंट को बोलना है आपको कि यूज़ ऑफ अ ब्रश फॉर इमोबलाइजेशन और रिस्ट्रिक्शन इन द रेंज ऑफ मोशन कैन हेल्प क्रिएट एन एनवायरमेंट पोटेंशियल हीलिंग ऑफ अ पार्श इंटरआर्टिकुलर फ्रैक्चर। ब्रेस लगा के रखेंगे, इमोबलाइज रखेंगे, रेस्ट में रहेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो हमारी पार्श इंटरआर्टिकुलर फ्रैक्चर हुआ है वो धीरे धीरे हील कर जाएगा। नेक्स्ट इज अवॉइड एंड रेंज मूवमेंट ऑफ द लंबर स्पाइन, अवॉइड पोजिशन दे वे ओवरलोड द स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइन। पेशेंट को बोलना है ऐसी भी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करनी, अवॉइड करनी है, मीन्स जो पेशेंट की अभी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है उससे एक्सीड और नहीं करना है। अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो उसके आगे पेशेंट को नहीं करना है, लिमिटेशन लगा देनी है वहाँ पे, जिससे कि हमारे जो और अदर कंडीशंस वॉस ना हो और ओवरलोडिंग ना हो जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ है। नेक्स्ट इज रेपिटेटिव हाइपर एक्सटेंशन एंड रोटेशन कैन क्रिएट पोटेंशियल डैमेज फोर्स इन द लंबर स्पाइन। तो हाइपर एक्सटेंशन एंड रोटेशन की वजह से ही ये स्ट्रेस फ्रैक्चर बार बार डेवलप होता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है, मैकेनिकली स्ट्रेच पड़ता है, धीरे धीरे हमारी जो डिस्क है वो स्लिप कर जाती है। तो पेशेंट को ये अवॉइड करना है, पेशेंट को बताना है आपको। तो ये स्पॉन्डाइलोसिस और स्पॉन्डाइलोसिस दोनों के लिए ही होता है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा जो गोल रहता है पेन को कम करना है, तो पेन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हॉट फर्मेंटेशन का यूज़ करते हैं। तो हॉट फर्मेंटेशन में हम सुपरफिशियल डीप दोनों हीटिंग टिश्यूज़ यूज़ करेंगे। सुपरफिशियल हीटिंग सच जैसे कि हाइड्रोकोलेट्रल पैक हो गया, डीप हीटिंग में जैसे कि हमारा SWD हो गया। तो ये हीट करते हैं सराउंडिंग टू द एरिया, जिस भी लोडास्टिक एरिया लंबर रीजन पे जितनी सारी मसल्स हैं उनको हीटेड देता है एंड पेन को कम करता है, वैसो डायरेक्शन का काम करता है। धीरे धीरे उस एरिया की जो मसल्स टिश्यू है सॉफ्ट हो जाते हैं, पेन कम हो जाता है, मसल्स रिलैक्स हो जाती है। टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा टाइम टू 15 मिनट्स का रहेगा। मॉडलिटीज़ क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, सच एज टेंस एंड लो लेवल लेजर थेरेपी।
ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग हम कराएंगे जो भी सराउंडिंग मसल्स है, एसेसरीज मसल्स हैं, उनको स्ट्रेच कराना होगा, क्योंकि बहुत टाइम से ब्रेश लगा हुआ है, पेशेंट इमोबिलाइज है, तो धीरे धीरे मसल्स स्पास्टिक हो जाती है। तो मसल्स स्पास्टिक हो जाती है, टाइटनेस हो जाती है मसल्स में, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेच कराते हैं। ग्लूटियस है, हैमस्ट्रिंग मसल्स है, स्ट्रेच टू डिक्रीज एक्सटेंशन फोर्स ऑन द लंबर रीजन। तो इनको हम कराएंगे जिससे कि हमारा एक्सटेंशन फोर्स है वो कम होगा। 10 to 15 सेकेंड का होल्डिंग टाइम रखेंगे, रेपिटेशन है वो 6 to 15 सेकेंड का हम होल्डिंग टाइम रखेंगे, और 6 to 7 टाइम का हमारा रेपिटेशंस रहेगा। धीरे धीरे प्रोग्रेशन भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग पेशेंट, जैसे हीलिंग हो रहा है पेशेंट में, तो आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आइसोमेटिक एक्सरसाइज। एक्यूट कंडीशन में हम आइसोमेटिक कराते हैं मसल्स को स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए। तो कौन कौन सी मसल्स के लिए हम आइसोमेटिक करेंगे, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, ग्लूटेस मसल्स परफॉर्म रिलैक्सेशन, दीज मसल्स बाई पोस्ट आइसोमेटिक रिलैक्सेशन। आप यहाँ पे एब्डोमिनल मसल्स के भी आइसोमेटिक करा सकते हैं, कोर मसल्स की आइसोमेटिक करा सकते हैं, जिससे कि स्ट्रेंथ डेवलप हो। नेक्स्ट स्टेज है हमारी रिकवरी स्टेज। अभी एक्यूट स्टेज था, हमारा रिकवरी स्टेज है। रिकवरी स्टेज में क्या कराएंगे, पेशेंट को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करेंगे स्पाइन स्टेबलाइजर। मीन्स जो हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल्स होती है कैन बी स्ट्रेंथन बाई लिफ्टिंग बेली बटन अपवर्ड एंड इनवर्ड इन अ वेरियस पोजिशन सच एज जैसे क्रुक लाइंग, क्वाड्रीपोड, स्टैंडिंग। तो इन पोजिशंस में थोड़ी देर के लिए पेशेंट को होल्ड रखेंगे। इससे क्या होगा, हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल्स है उसकी स्ट्रेंथ है वो डेवलप होगी। नेक्स्ट जो अवॉइड ब्रीथ होल्डिंग। पेशेंट को बोलना है कि ब्रीथ को होल्ड नहीं करना है। बहुत सारे क्या होता है कि पेशेंट ब्रीथ को होल्ड कर लेते हैं, आप पेशेंट बोलना है कि सांस को लेते रहना है। एंड होल्डिंग टाइम जो है एक्सरसाइज का वो 5 सेकेंड रहेगा, एंड 10 सेकेंड, 5 to 10 सेकेंड रहेगा, रेपिटेशंस है वो 10 रहेंगे। और क्या कर सकते हैं, ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल्स, ऑब्लिक एब्डोमिनल मसल्स एंड मल्टीफिडस मसल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेबलाइजिंग द स्पाइन। तो इन सारी मसल्स की भी आपको एक्सरसाइज करानी है। और कौन कौन सी एक्सरसाइज करा सकते हो स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए, साइड प्लैंक करा सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं। इन इट विल चैलेंज द ऑब्लिक एब्डोमिनल मसल विदाउट इम्पोजिंग हाई कंप्रेसिव लोडिंग फोर्स ऑन द लंबर स्पाइन। तो पेशेंट को साइड प्लैंक जब कराएंगे तो पेशेंट को आपको ये बताना है कि आपको लोड लेना नहीं है, आपको अपने लंबर स्पाइन पे कोई भी लोड नहीं लेना है, इस टाइप से आपको एक्सरसाइज करनी है। कैमल एक्सरसाइज करा सकते हैं, कैट एंड कैमल एक्सरसाइज कराते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से होती है कुछ कैट एंड कैमल। एब्डोमिनल मसल व्हील बैरो एक्सरसाइज कराएंगे, प्लैंक एक्सरसाइज कराएंगे, SLR सुपाइन ब्रीजिंग एक्सरसाइज। तो ये सारी एक्सरसाइज है जो क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेंथ को डेवलप करने में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट इज अ फ्लेक्शन एक्सरसाइज। पेशेंट को फ्लेक्शन एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है सिखाना, क्योंकि पेशेंट का लंबर लॉर्डोसिस हुआ है, मीन्स हाइपर लॉर्डोसिस हुआ है। तो हाइपर लॉर्डोसिस को कम करने के लिए पेशेंट को फ्लेक्शन एक्सरसाइज कराएंगे। तो फ्लेक्शन एक्सरसाइज में हम हेल्प क्या करते हैं, जो हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल्स होती है, ऑब्लिक एब्डोमिनल मसल्स होती है, ये हमारे फ्लेक्शन मूवमेंट में हेल्प करती है, स्पाइन को फ्लेक्स करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम इनकी एक्सरसाइज कराएंगे जिससे कि पेन कम हो, स्ट्रेंथ डेवलप हो अराउंड टू द लंबर स्पाइन। कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, नी टू चेस्ट एक्सरसाइज होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नी टू चेस्ट एक्सरसाइज सिंगल एंड देन डबल नी टू चेस्ट स्ट्रेचेस पार्शियल और डायगोनल कर्ल अप, फॉरवर्ड बैंडिंग इन अ चेयर पेशेंट लोअर बैक। पेशेंट को बोलना है कि पेशेंट को फॉरवर्ड बैंड करके बैठना है, आगे की ओर पेशेंट को चेयर में बैठना है, ना कि चेयर के आगे सट के बैठना है, उसके अगेंस्ट बैठना है। एंड लोअर बैक रेस्टिंग अगेंस्ट द बैक ऑफ द चेयर, gradually forward bending of the trunk at the lumbar region with strong abdominal contraction। तो ये एक्सरसाइज करानी है, जैसे ये पेशेंट चेयर पे बैठा हुआ है यहाँ पे, तो पेशेंट को बोलना है कि आपको आगे की ओर फॉरवर्ड बैंडिंग होगी, पेशेंट को बैठना है इस टाइप से। जब पेशेंट फॉरवर्ड बैंडिंग में बैठेगा तो पेशेंट के जो कोर मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स है, उनकी स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी। नेक्स्ट कुछ फंक्शनल स्टेज है, जैसे कि अभी रिकवरी स्टेज था, पहले एक्यूट स्टेज हमने डिस्कस की, हमने सेकंड इज अ रिकवरी स्टेज डिस्कस की, हमने थर्ड इज अ फंक्शनल स्टेज डिस्कस करेंगे। तो फंक्शनल स्टेज में क्या है, डायनामिक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कराएंगे, सुपरमैन एक्सरसाइज कराएंगे जिसका रेपिटेशन 10 टाइम्स रेपिटेशंस रहेगा। ये क्वाड्रीपोड है, सुपरमैन इस टाइप से होती है, 1 leg extend and 1 arm extend just opposite, होल्ड 5 सेकेंड के लिए एंड देन 10 सेकेंड्स के लिए, 5 to 10 सेकेंड के लिए। पार्शियल सिटअप कराएंगे, स्ट्रेंथन हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्स मसल्स टू करेक्ट बायोमैकेनिक, रेपिटेशन 10 रहेंगे, प्रोग्रेस भी कर सकते हो, 15 भी कर सकते हो, 10 to 15 रेपिटेशन। सेट 2 स्टैंडिंग लंज एक्सरसाइज, इसके भी आप एक सेट लगा, सेट 2 to 3 एंड एक्सरसाइज को भी रेपिटेशन है वो इंक्रीज कर सकते हो। एरोबिक एक्सरसाइज जो कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमें क्या है, वो हमारे ह्यूमन बॉडी की जो पूरा बॉडी का फंक्शनिंग है उसे भी मेंटेन करना है, तो इसलिए हमें कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज भी कराते रहना चाहिए पेशेंट को।
जैसे कि वॉकिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, रनिंग हो गया। ओके, यहाँ पे आप समझते हैं कुछ समरी है जो कि हमारे टोटल एक्यूट फेस एंड रिकवरी फेस एंड हमारे फंक्शनल स्टेज तीनों का एक समरी है, जिसमें कुछ एक्सरसाइज है। जैसे कि फर्स्ट हमारा था ब्रेशिंग का पेशेंट को यूज़ करना है, वो ब्रेशिंग जो कि एंटी लॉर्डोटिक होनी चाहिए, जो टोटल कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे थोरैकोलम्बर सैक्रल मॉवरल ब्रेस हो गया। ये क्या है, कंटिन्यूसली पेशेंट को यूज़ करनी है अप टू 2 ईयर्स तक। ओके, नेक्स्ट क्या है, थर्मोथेरेपी का यूज़ करना है, जिसमें कि हम SW या अल्ट्रासाउंड का यूज़ करेंगे। करेक्ट पोस्चर हैबिट, ये पेशेंट को सिखाना है। और क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज टू करेक्ट द डिफॉर्मिटी, कौन कौन सी एक्सरसाइज कराएंगे, ये हमारी एक्सरसाइज है। यहाँ तक मोबिलिटी एक्सरसाइज ऑफ द स्पाइन, एक्टिव पोस्चर, pelvic tilt and exaggerate lumbar lordosis is obliterate, strong abdominal isometric exercise, forward bending exercise of the trunk at lumbar spine in the chair sitting with strong abdominal contraction. 5 is a prone lying and repeated stretching of the hamstring muscles. तो ये हमारी सारी मसल्स हैं, ये हमारा एक समरी हो गया क्योंकि रिकैप हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कुछ पोस्ट ऑपरेटिव, जब पेशेंट की कंडीशन। नाउ डिस्कसिंग टू द पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, जब कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो आती है तो हमें सर्जरी की नीड होती है। आफ्टर सर्जरी क्या फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट रहेगा फर्स्ट 2 वीक के लिए? तो फर्स्ट 2 वीक में सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइज पेशेंट रहेगा, ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेगा। एंड देन लास्ट जो 2 वीक है उसमें क्या करेंगे, ग्लूटल आइसोमेट्रिक स्टार्ट कर देंगे। हिप फ्लेक्शन एक्सरसाइज शुड नॉट बी डन बियॉन्ड 60 डिग्री। जो भी हिप फ्लेक्शन एक्सरसाइज कराए 60 डिग्री एंगल से उसकी रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड धीरे धीरे आप क्या करेंगे, पेशेंट को एक्टिव एंड एक्टिव असिस्टेड नी एंकल फुट मूवमेंट एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, आफ्टर 2 वीक क्या एक्सरसाइज कराएंगे, आफ्टर 2 वीक पेशेंट इज मोबिलाइज इन अ प्लास्टर जैकेट। आफ्टर 2 वीक प्लास्टर जैकेट जो भी पेशेंट ब्रेस का यूज़ कर रहा है उस ब्रेस को पहन के ही एक्सरसाइज करानी है। द जैकेट नीड टू वर्न टिल द फ्यूजन इज कम्प्लीटली 4 to 6 मंथ। तो 4 to 6 मंथ में फ्यूज़न हो पाएगा, इसलिए वो जैकेट को पेशेंट को नीड ही रहेगी, उसकी रिक्वायर्ड ही रहेगी, तो पेशेंट को यूज़ करना है। पेशेंट शुड बी एजुकेट टू कैरी आउट द फंक्शनल एक्टिविटीज़। आइसोमेट्रिक एब्डोमिनल्स एंड ग्लूटस मसल्स आर रिकमेंडेड। ओके, नेक्स्ट इज स्पाइन इज ग्रेजुअली मोबिलाइज धीरे धीरे अर्लियर आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्लास्टर जैकेट। बाई 8 मंथ पेशेंट शुड बी फुली इंडिपेंडेंट। 8 मंथ में पेशेंट इंडिपेंडेंट रहेगा, उससे पहले आपको थोड़ा थोड़ा उसे एक्सरसाइज कराते रहना है। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि कैसे स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस का पीटी मैनेजमेंट होता है। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वारी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।